एवरीवन, नेहा दिस साइड। आज हम लोग जो है साइकोलॉजी के जितने भी हमने थ्योरीज कर ली थी उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम जो एक टर्म है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो था हम लास्ट क्लास में कर चुके थे कि आईक्यू लेवल कैसे चेक करते हैं, इंटेलिजेंस क्या होती है और कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले आईक्यू टेस्ट जो था, आईक्यू लेवल था, वो कैसे कैसे किसने दिया, कैसे उसमें चेंजेस आए, वो सब चीज़ें हम कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे क्रिएटिविटी के बारे में। जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस से रिलेट करती है कि किसी भी व्यक्ति में अगर इंटेलिजेंस है कि वो किसी चीज़ को अच्छी तरीके से कर सकता है तो वो उसकी जो क्रिएटिविटी भी हो सकती है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी वर्ड जो है आप कई बार सुनते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा क्रिएटिव करते हैं, चलो आज कुछ नया करते हैं। तो जो कुछ नया करना वो क्या होता है, क्रिएटिविटी। जब भी हम किसी पुरानी चीज़ में या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने ना किया हो, जो हमारा खुद का ओरिजिनल हो और उस चीज़ में एक नयापन हो, ठीक है, तो वो चीज़ कहलाती है क्रिएटिविटी। और जब कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो पर्सन कहलाता है क्रिएटिव, कि ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है, जो हमेशा नई नई चीज़ें, नई नई एक्टिविटीज़, नए तरीके से कुछ भी करता है, तो वो पर्सन क्रिएटिव है और जो चीज़ वो कर रहा है वो उसकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो ये टर्म का मतलब है। अब देखिए क्या है, रिसर्चर हैव फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो क्रिएटिविटी है यानी कि रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, क्रिएटिविटी और बुद्धि, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है बीच में, ठीक है, ये क्या है, इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं कि अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है, वो किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, थोड़े % चांस है उसके कि वो क्रिएटिव भी होगा। तो इन दोनों पर जो चीज़ें, दोनों जो टर्म है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, ये दोनों जो शब्द है वो क्या है, आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं। सेकेंड है आपका पॉइंट, टर्मन इन द 1920 फाउंड दैट द पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरी क्रिएटिविटी। ठीक है, टर्मन ने ये बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस पर्सन का IQ लेवल हाई है, ठीक है, वो बहुत IQ लेवल का बच्चा है, मान लीजिए 120-140 उसका IQ है, तो वो बच्चा क्रिएटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसने कहा है, टर्मन ने। एक नॉर्मल एबिलिटी वाला, एक नॉर्मल IQ वाला बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है, एक 50% IQ वाला बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है और एक 140 IQ वाला बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेसिकली कि जो भी पर्सन है, जो भी बच्चा है, अगर उसका IQ कम है तो भी वो क्रिएटिव हो सकता है और उसका IQ ज़्यादा है तो भी वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर उसमें ज़्यादा IQ है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या पता वो क्रिएटिव ना हो, और क्या पता कम IQ वाला जो पर्सन है या बच्चा है उसके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा हो। तो क्रिएटिविटी किससे मैटर करती है, वो IQ से मैटर नहीं करती। ठीक है, कोई भी पर्सन या कोई भी बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, उसमें रचनात्मकता हो सकती है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी कैसे, क्रिएटिविटी को आप याद रखेंगे FFOE से। ठीक है, FFOE से, FFOE। मैं आपको ऐसे ही हमेशा टर्म्स बताऊंगी ताकि आपको याद रहे। FFOE, अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जो फर्स्ट F है इसका मतलब है फ्लुएंसी, कोई भी चीज़ जो कर रहा है उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए उसकी। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो भी उसने कोई क्रिएटिव चीज़ बनाई है उसमें लचीलापन होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल रिजिड हो, उसमें कोई चेंजेस ना कर सकते हो। तो जो भी क्रिएटिव पर्सन है, जो भी उसने क्रिएट किया है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट है उसका ओरिजिनल, कि जो भी चीज़ उसके द्वारा बनाई गई है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो किसी से कॉपीड नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी से कॉपीड है तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो क्रिएटिव चीज़ ही नहीं हुई। जब कोई पर्सन कोई चीज़ क्रिएट करता है, वो अगर बिल्कुल ओरिजिनल है, ना उस जैसा कभी किया गया है, ना पास्ट में कभी हुआ था उस जैसा, और उसने वो चीज़ बना ली है, तो वो क्रिएटिविटी है, वो उसकी ओरिजिनलिटी है। नेक्स्ट है उसको, नेक्स्ट E जो है वो क्या है हमारा, इलेबोरेट, मतलब कि जो भी उसने बनाई है, जो भी चीज़ उसने क्रिएट किया, वो उसको एलेबोरेट कर सके, उसके बारे में विस्तार से बता सके। अगर वो उसका खुद का होगा, उसने खुद क्रिएट करा होगा, तो वो ऑफ कोर्स उस बारे में सारी चीज़ें बता पाएगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी जो है वो किन चार टर्म्स पे बेसिक होती है, किन 4 टर्म्स पे खड़ी है क्रिएटिविटी। एक FFOE यानी कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल और एलेबोरेट। ठीक है, ये चारों वर्ड्स है, ये चारों टर्म्स है जो क्रिएटिविटी को एक बेस प्रोवाइड करते हैं।
नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इसे हम हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। और नेक्स्ट आपका है कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसको बोलते हैं हम अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है, जो बच्चा जो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाता है वो क्या कर पाता है, वो किसी एक चीज के बारे में ही अलग अलग तरीके से सोच पाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जेंट थिंकर। जो किसी एक प्रॉब्लम के ही 36 सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, किसी एक गेम्स के ही 36 तरीके ढूंढ लेता है उसे खेलने के, तो क्या हुआ, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग। किसी एक चीज के बारे में ही वो अलग अलग दिशाओं में सोच पाता है, तो वो क्या होता है, वो डाइवर्जेंट थिंकर होता है, जो एक ही के बारे में अलग अलग दिशाओं में सोच पाता है। वैसे ही आपका कन्वर्जेंट थिंकर होता है, वो किसी एक टॉपिक पे ही बस सोच पाता है, वो आकर एक ही बिंदु पर मिल जाता है, वो एक जगह पे आके केंद्रित हो जाता है। ठीक है, मतलब एक चीज के सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। ठीक, ऐसे आप याद रखेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक का आंसर एक ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो जो आपका ओरिजिनल नाम है, यानी कि जो भी आपने बताया, जैसे मेरे से पूछा किसी ने मेरा नाम, तो मैंने बताया नेहा, तो मेरा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है ना, इसका आंसर एक ही हो सकता है सिर्फ। और वैसे ही डाइवर्जेंट थिंकर में, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपसे किसी ने पूछा कि पॉल्यूशन के कॉजेज बताइए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप उसके अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर्स बता सकते हैं। ठीक है, और हर अलग बंदा उसका आंसर अलग बताएगा, तो वो क्या हुई, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब भी आप किसी एक चीज के मल्टीपल आंसर निकाल देते हैं तो वो आपका डाइवर्जेंट थिंकर होता है। और जब भी आप किसी एक चीज का एक ही आंसर बताते हैं, आप नहीं आगे बता पाते, तो वो क्या है, वो कन्वर्जेंट थिंकर है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। डाइवर्जेंट थिंकर में आप मान लीजिए जैसे आपने कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन लिया, उसके बारे में आपने अलग अलग आंसर्स दे दिए। जैसे इसमें आते हैं लॉन्ग आंसर्स, जिसको हम कहते हैं ओपन एंडेड भी बोल सकते हैं आप इसको, जिसके अंदर आपका ओपन एंडेड होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड होता है कि जो आंसर बना है आप उसी को बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एमसीक्यू ले लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू में आप अलग आंसर बना सकते हैं, 4 आपको ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चुनना, तो आप एक ही जो करेक्ट वाला होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होता है वही बना पाएंगे आप लोग, है ना। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है, वो अपना एक नया आंसर, एक नया थॉट जो है वो क्रिएट कर लेता है। तो डाइवर्जेंट थिंकर क्या होता है, जो क्रिएट कर ले, क्रिएटिविटी होती है इसमें। सेकंड आपका जो कन्वर्जेंट थिंकर है, ये इंटेलिजेंट होती है, इंटेलिजेंस होता है इसके अंदर, कि आप अपनी बुद्धि के से बता पाएंगे कि एमसीक्यू में कौन सा आंसर राइट है। ठीक है, ये क्या है, आप अपनी इंटेलिजेंस से बता पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है, वो आपके दिमाग में स्टोर है और आपने उसको बता दिया। लेकिन वही क्रिएटिविटी में आप अपना एक नया आंसर बताएंगे जो बुक में ना हो, या फिर आपने खुद क्रिएट किया हो, आपने खुद एनालाइज किया हो उस आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, ये वर्ड जो है इसे सभी परिचित होंगे। गिफ्टेड चाइल्ड मतलब कि ऐसा चाइल्ड जो किसी भी तरीके से किसी नई चीज को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी जो होता है वो गिफ्टेड चाइल्ड का एक पार्ट होता है। एक बच्चे, जैसे आपने क्लास में सुना होगा कि ये प्रतिभा वाले बच्चे हैं, जो मेधावी वाले बच्चे हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। और इनका कुछ परसेंट ज्यादा नहीं होता, ये 2 या 1% की क्लास में होते हैं गिफ्टेड वाले। ठीक है, बाकी सारे नॉर्मल होते हैं, जो मिड IQ वाले होते हैं, यानी कि 90% वाले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं। ठीक है, जो इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, पढ़ाई लिखाई में वो ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज़ होती हैं कुछ भी करने की, नई चीज़ क्रिएट करने की। सेकंड, इन पर टैलेंट होता है, कोई ना कोई टैलेंटेड होगा इनमें, गिफ्टेड चाइल्ड में। किसी चीज़ में किसी को टैलेंट होगा, कोई गेम्स में अच्छा कर रहा होगा, कोई ड्राइंग में अच्छा कर रहा होगा, मतलब कोई ना कोई टैलेंट होगा इन बच्चों में। उसके बाद है क्रिएटिव, कि कुछ भी ये क्रिएट कर लेते हैं, इनको अपना चीज़ नया, कोई वेस्ट मटेरियल से इन्होंने कुछ क्रिएट कर लिया, तो वो क्या होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड। और ये वाले जो बच्चे होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड वाले, इनमें क्लास में इनका परसेंटेज कम होता है, लेकिन ये बच्चे क्लास में बिल्कुल शांति से नहीं बैठते, क्योंकि ये इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये हाइपर एक्टिव होते हैं। तो क्या करते हैं, इनको कोई ना कोई ऐसे काम में इनको, या फिर कोई ना कोई ऐसे एक्टिविटीज़ में लगा के रखना चाहिए ताकि ये बिजी रहें। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं इनके लिए कौन से आप देते हैं, इनको हॉट वाले,
यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस देते हैं आप इनको, ठीक है, जिसके अंदर इनकी हाई ऑर्डर थिंकिंग लगे, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगा सकें, ठीक है, ताकि ये अपने आप को व्यस्त रह सके, इनकी जो एनर्जी है वो सही तरह से और सही जगह पे यूटिलाइज हो सके। तो क्रिएटिव बच्चे में क्या होगा, इंटेलेक्चुअली ब्राइट होगा, वो टैलेंटेड भी होगा और क्रिएटिव भी होगा। ये अगर चीज़ें हैं तो इट्स मीन कि वो बच्चा जो है वो क्रिएटिव है, वो गिफ्टेड है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी स्लाइड्स थी ये आपकी थी क्रिएटिविटी की, कि एक बच्चा जो है वो क्रिएटिव कब होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे FFOE मैंने बताया आपको, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलेबरेट, वो कर सकता हो ये चीज़ों को। तो ये सभी चीज़ें थी आपकी क्रिएटिविटी की, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता क्या है, तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे अपनी लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी का पार्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये आपका एक दूसरा टॉपिक है, छोटा सा, बहुत छोटा था इसलिए मैंने इसी के साथ ही करवा दिया, ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ नहीं, लेकिन आपको इसके बारे में आप थोड़ा जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी है ये, ठीक है। तो क्या है इसमें ADHD, ठीक है। ADHD से आप याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। अटेंशन मतलब अटेंशन आप जानते हैं कि ध्यान केंद्रित करना, डेफिसिट हाइपर एक्टिव, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, 2 मिनट शांति से बैठ नहीं पाते, एकदम जल्दबाजी होती है उनके अंदर, ठीक है। उनके हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ को जल्दबाजी में करना स्टार्ट कर देते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और ये क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये एक डिसीज है कि आप जो है किसी भी चीज़ को हाइपर एक्टिव होकर किसी चीज़ को करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार। ध्यान अभाव मतलब उनका ध्यान अभाव होता है, ध्यान को वो लगा ही नहीं पाते। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मैं क्लास में टीचर हूँ, तो मैंने स्टूडेंट से बोला एक बच्चे से कि आप यहाँ आइए और स्टाफ रूम में जाइए, और मैंने इतना बोला उसे, वो क्या हुआ, उसने मेरा ये सुनते ही कि स्टाफ रूम में जाइए, वो भाग के फटाफट स्टाफ रूम चला गया। वहाँ जब वो गया तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ क्या करूँ, आके यहाँ से काम क्या था मुझे। वो वापस मेरे पास आता है, फिर कहता है मैम वहाँ पर मैं गया स्टाफ रूम में, वहाँ काम किया। मैंने कहा तुमने सुना ही नहीं मेरी बात, स्टाफ रूम में जाओ, वहाँ पर चाबी पड़ी होगी, मैंने इतना बोला। वो भाग कर गया और स्टाफ रूम में जाके चाबी देगा, फिर उसने कहा भाई चाबी क्या करूँ मैं। फिर वो वापस आया मेरे पास कि मैम चाबी मिल गई थी, चाबी क्या करना है, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि उस चाबी को लो और ड्रॉर खोलो और ड्रॉर में सामान निकालो। उसने इतनी बातें सुनी मेरी आधी और फटाफट भाग के गया और ड्रॉर खोल लिया, लेकिन उसे नहीं पता ड्रॉर में से निकालना क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, सिर्फ हाइपर एक्टिव है, जो उसे बोला जा रहा है वो फटाफट उस एक्टिविटी को कर रहा है, बाकी उसे नहीं पता पूरी एक्टिविटी करनी क्या है, बस वो फटाफट मेरी बात सुन रहा है और उसको फॉलो करता जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये चीज़ हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है उसे, ठीक है। उसे कोई बात कही जा रही है, फटाफट सोच उसे कर दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है अपनी और टाइम भी वेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन होगा ताकि ये चीज़ें ठीक हो सके। सबसे पहले कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, कि कोई भी जो बच्चा है वो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, उसको वो हर चीज़ को जल्दीबाजी में क्यों करता है। तो कॉजेज क्या है, पहला कॉजेज है तंत्रिका तंत्र में विकार। जो आपके ब्रेन में जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो आपको बताती है कि किस तरह से कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है, ठीक है, जो आपको फील करवाती है कि क्या चीज़ आपने गलत कर दी, तो एकदम से आपके माइंड में वो चीज़ जाती है और उस चीज़ को आप छोड़ देते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में विकार है, मतलब कि जो तंत्रिका तंत्र है वो उसकी सही से प्रोसेस नहीं चल रहा, उसका वो सही से वर्क नहीं कर रही। सेकेंड है आपका खान पान, ठीक है। जो भी चीज़ें वो खाने में यूज़ कर रहा है, जो भी चीज़ें वो खा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, जिस वजह से वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो चुका है। और नेक्स्ट है आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि, कि परिवार की ऐसे पृष्ठभूमि चलती आ रही है कि जल्दबाजी में कोई काम करते हो या फिर उनका जो बैकग्राउंड है वो वैसा हो, ठीक। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को इससे बचने के लिए कि बच्चे को हाइपर एक्टिव अगर डिसऑर्डर हो गया है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, उसे कैसे समझाएंगे। तो इसके लिए आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। सबसे पहला है आपका स्टॉप, थिंक एंड एक्शन। पहले अगर मैंने उस बच्चे को बोला तो मैंने उसे बोला बेटा पहले रुको, मेरी बात पहले पूरी सुन लो कि स्टाफ रूम में करना क्या, रुक जाओ पहले 2 मिनट। तो क्या किया मैंने, पहले उसे स्टॉप किया कि 1 मिनट रुको तुम पहले। सेकंड मैंने उसे कहा थिंक, 2 मिनट रुको और सोचो, मैं जो बता रहा हूँ उसे समझो और उसको दिमाग में रखो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी है। उसके बाद मैंने उसे थिंक कराया, उसे सारी बातें बताई। उसके बाद एक्शन, मैंने कहा अब तुम्हें सब समझ आ गया, अब एक्शन करो, अब वो काम जाकर कर आओ, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टॉप करके उसे रोक लेना है, स्टॉप, थिंक एंड एक्शन। तो ये जो 3 मेन वर्ड है इसको ध्यान रखना है, ताकि कोई बच्चा जो है उसको, जिसको ADHD है, हाइपर डिसऑर्डर है,
तो वो उसको समझ आ सके सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका एक डिसऑर्डर था ADHD, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको उसकी फुल फॉर्म आ सकती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बच्चा कैसे बिहेव करता है, कॉजेज क्या होते हैं और उसका उपचार कैसे करेंगे आप 3 वर्ड से, स्टॉप, थिंक एंड एक्शन, ठीक है। तो आपकी जो ये जो टॉपिक्स थे 2 वो क्लियर हो चुके हैं, और एक और छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक मुझे वो भी करवा देना चाहिए ताकि आपका सिलेबस भी, काफ़ी एग्जाम भी आ रहे हैं, तो एक छोटा और टॉपिक है जो मैं आपको यहीं करवा देती हूँ, 2 मिनट लगेगा, वो भी आप कर लीजिए ताकि आपको तीनों चीज़ें समझ आ जाए, क्रिएटिविटी क्या होती है, उसके बाद ADHD क्या होता है, और थर्ड हम जो टॉपिक कर रहे हैं इसको हम कहेंगे ऑटिज्म, ठीक है। ऑटिज्म जो है ये भी एक डिसीज है, ठीक है, ये भी एक डिसऑर्डर है जो बच्चों को हो जाता है उनकी गलत सोशलाइजेशन की वजह से, या फिर कुछ भी इशू हो सकता है उसकी वजह से। तो ऑटिज्म जो होता है ये होता क्या है, कारण क्या होते हैं इसके, क्या होता है ऑटिज्म में, पहले क्या होता है, लक्षण क्या है, कि अगर हम कैसे कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है इसको ऑटिज्म है, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको जो है संप्रेषण में, यानी कि बातचीत करने में उसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो बातचीत नहीं कर पाएगा ठीक ढंग से, तो वो क्या होगा, वो उसे क्या है, उस बच्चे को, उसको ऑटिज्म है, ठीक है। अगर वो बातचीत नहीं कर पा रहा ठीक से तो उसे क्या है, ऑटिज्म। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपनी जो भी बात है उसे सही तरीके से दूसरे जो सामने जो पर्सन है उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है उसके साथ, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार कि क्लास में भी होता है कि बच्चे हाथ खड़ा नहीं करते आंसर बताने के लिए, क्योंकि उनमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो अपनी बात को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपना जो आंसर्स है वो नहीं बता पाते, अपने पास ही रख लेते हैं, और टीचर्स को लगता है कि इन्हें कुछ आता नहीं है, ठीक है। हर एक बच्चा क्रिएटिव है, हर एक बच्चे में कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, उसे पता होता है आंसर, लेकिन फिर भी वो नहीं बता पाता, क्यों, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो क्या होगा, अगर प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में, अपने संवाद को दूसरे तक पहुंचाने में, तो क्या है, ऑटिज्म का हो सकता है कि उसे ऑटिज्म हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, सबसे पहले आपका प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, क्या आप प्रॉब्लम कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड होगा आपका प्रॉब्लम इन सोशलाइजेशन, ठीक है, पुअर सोशलाइजेशन, पुअर सोशलाइजेशन मतलब कि आप अच्छे से किसी के साथ सामाजिकरण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे हैं, सामाजिकरण, सोशल नहीं है, आप सोशल नहीं है, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, हमेशा अलग अलग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आपसे कोई बातचीत करता है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई आपसे बात कर रहा है, या फिर आप उनसे किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे। तो क्या है, पुअर सोशलाइजेशन, कि आप सोशल नहीं हैं, लोगों से आपको बात करना पसंद नहीं है, आपके अंदर सामाजिकरण का गुण जो है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं इंट्रोवर्ड हूँ, मेरे को अकेले ही रहना है। तो अगर आप कहते हैं कि आई एम हैप्पीली इंट्रोवर्ड, ठीक है, जो भी पर्सन मैंने देखा है, बहुत लोग कहते हैं आई एम हैप्पीली इंट्रोवर्ड, कि मैं खुश हूँ, मैं अकेली हूँ, ठीक है, अकेले मुझे खुद में रहना ही पसंद है, लोगों से बातचीत नहीं करना, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। आप बहुत शान वाली बात मत समझिए कि मैं इंट्रोवर्ड हूँ, ठीक है, आपको एक्सट्रोवर्ड बनना है, आपको लोगों से बातचीत करनी है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सट्रोवर्ड होना है, लोगों से बातचीत करनी है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, ठीक है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है, ठीक। तो ये से आपके सारे जितने टॉपिक्स थे 3 जो मैंने आज कवर करवा दिए हैं, एक क्रिएटिविटी, ADHD और ऑटिज्म, ठीक। तो बाकी जितनी भी आपके नेक्स्ट क्लास में हम जो है पैवलोव की थ्योरी है डॉग वाली, वो कर लेंगे हम, और भी बहुत सारे 2-3 पॉइंट्स हैं जो थ्योरीज हैं वो भी कंप्लीट करा दूंगी मैं। उसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, और क्वेश्चंस भी करवा देंगे थोड़े बहुत आपके लिए। और जो भी आपको डाउट होगा, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जितनी भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जितने भी आपके नोट्स होंगे, वो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।